गाइस, वेलकम टू द NFS धनबाद लेक्चर 12। आज हम लोग केमिस्ट्री एंड बिहेवियर ऑफ द फायर के बारे में पढ़ेंगे। और फायर का डेफिनेशन, फायर आपको पहले भी बता चुके हैं क्या है। इट्स ए रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ मैटर एकम्पनीड बाय हीट और फ्लेम। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के जगह पे कहीं पे ऑक्सीडाइज़र रहता है, वो भी बताएंगे इस क्लास में, इस लेक्चर में, कि ऑक्सीजन के जगह पे कुछ और भी ऑक्सीडाइज़र या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलकर भी रहता है। वो भी अगर प्रेजेंट है तो फायर आग लग सकता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्यूल के साथ ऑक्सीजन तो मिक्स होना ही चाहिए। ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट जो होता है ऑक्सीडाइज़र कहलाता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वो ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। आप अभी के लिए समझो, जैसा हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीन चीज़ का मिक्सचर होगा तभी फायर होगा। अभी फ्यूल कुछ भी हो सकता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, एलपीजी। ऑक्सीजन, आप अभी तक पता था कि ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। अभी इस क्लास में आपको एक नया बात पता चला कि ऑक्सीजन के जगह पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज़र भी रहेगा तो भी आग पकड़ सकता है। तो मतलब अभी से आप नया डेफिनेशन फायर का समझोगे। फायर का डेफिनेशन में फ्यूल रहेगा और रहना ही है, हीट रहना ही है, कोई माचिस मारने वाला चीज़ होना चाहिए जो सफिशेंट हीट दे स्टार्टिंग के लिए, आग लगने के लिए। मतलब स्टार्टिंग हीट होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, और अभी तक हमको पता था कि ऑक्सीजन होना चाहिए। अब हम लोग इस क्लास के बाद समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज़र रहेगा तो भी आग पकड़ लेगा। एक कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए फ़ारेनहाइट सेल्सियस का। नेक्स्ट पेज में हम फार्मूला देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम फीवर लगता है, हम बुखार नापते हैं, तो वो किस में नापते हैं? वो जनरली फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो वो हम लोग बोलते हैं 98 डिग्री। तो वो क्या है 98 डिग्री? या बोलते हैं 100 डिग्री फीवर है, तो 100 डिग्री क्या है? वो फ़ारेनहाइट में है। और सेल्सियस में बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37-38 के आसपास रहता है। तो सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर 37.6 होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.4 होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर फीवर है तो फ़ारेनहाइट में बढ़ के 100 तक चला जाता है, 102 तक चला जाएगा। सेल्सियस में बढ़ के 37 पॉइंट समथिंग तक रहेगा, 38 चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा। तो वो आपको 38 नहीं आना है। तो आप इस चीज़ को समझो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट है, और दोनों का कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेबल फ़ारेनहाइट के हिसाब से दिया रहेगा, कहीं पे सेल्सियस के हिसाब से दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्सन। जैसे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री पे फ्रीज़ होता है और 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ये 100 और 0 क्या है? ये सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करेंगे तो पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर, बर्फ़ बनने का टेम्परेचर 32 डिग्री है फ़ारेनहाइट, और बॉयल करने का फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट में 32 से 212 के बीच में है, और 0 से 100 ये सेल्सियस में है। किसका? पानी का बात कर रहे हैं। पानी का 0 डिग्री में क्या होता है? बर्फ़ बनता है, और 100 डिग्री में भाप बनता है। उसी तरह फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री में बर्फ़ बनेगा, 32 डिग्री से कम में, और 212 डिग्री के ऊपर में बॉयल करेगा। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर। जो भाप बन रहा है, उस भाप जो बनेगा पानी के ऊपर, वो जो भाप का जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कहलाता है। ये सिर्फ पानी के सेंस में नहीं, ये नॉर्मल आप फ्यूल के सेंस में भी बात कर सकते हो, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। तो डीजल के ऊपर भी डीजल अपने आप हल्का हल्का भाप छोड़ेगा ऊपर, तो प्रेशर बनता है। जनरली क्या बोलते हैं हम लोग कि टंकी जब हम लोग डीजल या पेट्रोल भरते हैं तो गर्मी के टाइम में पूरा नहीं भरिए, सिलेंडर थोड़ा खाली रखना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका वेपर जो बनता है गर्म से,
गर्म होने से गर्मी के टाइम में जो डीजल या पेट्रोल आपके टंकी में है वो वेपर बनाएगा कुछ, तो वो वेपर का प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर पूरा टंकी में डीजल है और आप टंकी पूरा भरा हुआ है और गर्मी का टाइम है, तो उसमें जो वेपर बनेगा उसको बाहर निकलने का तो जगह नहीं है, एक्सपैंड होने का जगह नहीं है, क्योंकि आपने टंकी पूरा भर के रखा है। तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, जो टंकी होगा वो प्रेशर में आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर का जो भाप का जो प्रेशर बन रहा है, चाहे वो फ्यूल का भाप हो चाहे पानी का भाप हो, ये उसका जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे फ्यूल कोई भी लिक्विड पदार्थ बॉयल होने लगता है ना, चाहे पानी हो चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, उसका एक बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उस टेम्परेचर के बाद वो भाप बनना चालू हो जाएगा। तो एक डिफरेंस हमेशा समझ के रखिए, इवापोरेशन और बॉइलिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है। इवापोरेशन मतलब बोलते हैं कि अगर पानी, मान लीजिए आपने पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद क्या होता है, पानी इवापोरेट कर जाता है ज़मीन पे, सतह धीरे धीरे सूख जाता है। तो वो पानी बॉयल होके नहीं सूखता है, वो इवापोरेट होता है, हवा में इवापोरेशन होता है। तो वो 100 डिग्री नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन गैस चूल्हे पे जो पानी बॉयल होकर जो उड़ता है, ऊपर भाप बनता है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर के कारण उसका भाप बनता है। तो इवापोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होगा, बॉइलिंग जो होगा वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। जैसे पानी के लिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री होगा, है ना, लेकिन इवापोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होगा। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ये आपको पहले भी बता चुके हैं लेक्चर में, आप देख लीजिएगा पीछे के लेक्चर में होगा। फ्लैश पॉइंट फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, शुरू के लेक्चर में है। वेपोराइजेशन अभी बताएं कि वेपर बनने को वेपोराइजेशन कहेंगे, भाप बनना को। पायरोलिसिस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब सॉलिड अपने आप ऑटोमेटिक वेपर में कन्वर्ट, प्रोसेस बाय विच गैसेस आर इवॉल्व फ्रॉम सॉलिड व्हेन हीटेड। जैसे आप लकड़ी को हीट करोगे तो इसमें से एक भाप निकलेगा, एक वेपर निकलेगा, है ना, हीट करने के कारण वो लकड़ी का जो भाप निकल रहा है उस प्रोसेस को पायरोलिसिस कहेंगे। तो हर एक पदार्थ, सॉलिड पदार्थ, लिक्विड का बात नहीं हो रहा है, सॉलिड मटेरियल का अगर उसको हीट करेंगे तो वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक ख़ास टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वो एक वेपर छोड़ना चालू कर देगा, और वो टेम्परेचर को कहेंगे पायरोलिसिस, या उस भाप को निकलने को कहेंगे पायरोलिसिस। आपका वो चाहे लिक्विड लकड़ी हो प्लास्टिक हो, उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हीट होते होते एक टेम्परेचर आने के बाद वो उसमें से भाप निकलना चालू हो जाएगा, और वो भाप बहुत फ्लेमेबल रहेगा, मतलब ज्वलनशील रहेगा, आसानी से उसमें भाप में आग पकड़ सकता है। इसी से आपको एक एग्जांपल दिए थे लेक्चर में, जब आप क्लास करने आए थे, और उस लेक्चर में बताए थे कि घर में जब आग लगता है और उस घर में जब जाते हो, आप आग लग चुका है किसी घर में और उस घर में बाद में जाओगे देखने के लिए, तो तुमको आश्चर्य होगा कि ऐसी चीज़ें भी जल गई जो आम जिंदगी में आप कभी उसको जलते हुए नहीं देखे होगे, है ना। फ्रिज का आगे का जो पैनल होता है प्लास्टिक का, वो ऐसे कभी आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब घर में आग लगा हुआ है तो उसमें भी आग लग गया होगा, है ना। बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक का चीज़ होगा जो कभी ऐसे नॉर्मल लाइफ में कभी सोच नहीं सकते हो कि ये आग पकड़ा होगा, लेकिन जब जले हुए घर में जाओगे और देखोगे कि वो भी जला हुआ है। तो क्यों ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ लकड़ी की चीज़ नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी जल जल जाती हैं। तो क्यों जल जाता है वो सारा चीज़, वो इसलिए जल जाता है कि हर एक का एक टेम्परेचर होता है। लकड़ी का बहुत कम टेम्परेचर है, जल जाएगा। उससे कम टेम्परेचर पेट्रोल डीजल का होता है जो आसानी से जल जाता है। उससे ऊपर पेपर होता है जो आसानी से जल जाता है। लकड़ी थोड़ा और देर टेम्परेचर पे जलता है। लेकिन प्लास्टिक और ये इसका भी एक जलने का टेम्परेचर है।
तो वो टेम्परेचर जब अटेंड कर जाएगा तो वो भी जलना चालू हो जाएगा। तो क्यों जलता है? कोई चीज़ भी जलने से पहले उसमें से भाप निकलना छोड़ना चालू करेगा। तो प्लास्टिक का टेम्परेचर जब रीच करेगा जलने वाला टेम्परेचर, तो वो भी एक अपना वेपर छोड़ना चालू करेगा और वो वेपर काफ़ी फ्लेमेबल रहेगा। तो आप ये समझो कि पेट्रोल को जब पेट्रोल के ऊपर जैसा वेपर आप देखते हो, उसी तरह पेट्रोल हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी वेपर छोड़ता है। वेपर थोड़ा थोड़ा उसमें से निकलेगा, इसलिए बोलते हैं कि पेट्रोल के ढक्कन को टाइट से बंद करके रखो, क्योंकि उसमें से थोड़ा थोड़ा वेपर निकलेगा नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में। तो वो आग पकड़ने का चांस है वो वेपर के कारण, है ना। तो इसी से बोलते हैं कि किसी पेट्रोल पंप के पास सिगरेट नहीं जलाओ, क्योंकि वेपर हो सकता है उसका हो और उसमें आग पकड़ ले, है ना। लेकिन लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब नॉर्मल टेम्परेचर में वेपर नहीं छोड़ता है, लेकिन जब रूम में आग लगा हुआ है तो वो हीट होके वो भी वेपर छोड़ने लगेगा और वो भी फिर आग पकड़ लेगा। तो आग, कोई चीज़, कोई भी मटेरियल आग पकड़ने से पहले उसका टेम्परेचर अटेंड हो जाएगा और वो पायरोलिसिस प्रोसेस अचीव करेगा। जब वो पायरोलिसिस प्रोसेस अचीव करेगा, स्टेज अचीव करेगा, मतलब वो वेपर छोड़ना चालू करेगा, तभी उसमें आग पकड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्रिटिकल है, समझने का ज़रूरत है इसको। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट का ट्रांसमिशन का मोड होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड ट्रांसफ़र। पहला एक चीज़ समझिए कि हीट को ट्रांसमिट करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। मतलब इस रूम में अगर 50 डिग्री है और बगल वाले रूम में अगर इस रूम में मान लीजिए आग लगी हुई है और बगल वाले रूम में आग नहीं लगी हुई है, तो हीट इस रूम से उस रूम में ट्रांसफ़र होगा। क्यों ट्रांसफ़र होगा? क्योंकि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पे मान लो आग लग गई, 70 डिग्री हो गया, तो बाजू वाले रूम में ऑटोमेटिक हीट ट्रांसफ़र होगा और वहाँ रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ 25 डिग्री रहेगा, वहाँ इस रूम की हीट की वजह से वहाँ भी हीट होने चालू करेगा। तो हीट के लिए सब हीट ट्रांसफ़र हुआ इस रूम से उस रूम, रूम तो पूरा बंद है, पैक है, आग नहीं जा रहा है इस रूम से उस रूम, लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। आग ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फायर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस रूम से उस रूम में। और वो क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इस रूम में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, उस रूम में टेम्परेचर कम है। तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, हीट का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा। दूसरा चीज़ समझिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है एक रूम से दूसरे रूम में या एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्शन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड पदार्थ, सॉलिड मटेरियल के थ्रू अगर हीट ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कंडक्शन कहते हैं। जैसे लोहे को एक साइड गर्म किए तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक गर्म होने लगा, तो ये कंडक्शन कहलाएगा। कन्वेक्शन का मतलब होता है जहाँ आपका एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हीट एक जगह से दूसरे जगह। जैसे इस रूम में कहीं पे चूल्हा जल रहा है, गैस जल रहा है, तो पूरे उस रूम में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप जनरली देखोगे कि किचन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा रूम के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि किचन में खाना बन रहा है, गैस जल रहा है, गैस का टेम्परेचर की वजह से, आग की वजह से वहाँ का हवा का टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपको पूरे रूम में वहाँ पे गर्म फील हो रहा है। तो ये हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कन्वेक्शन से, हवा के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तीसरा चीज़ है रेडिएशन। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सूरज का रोशनी ज़मीन तक आ रहा है और बीच में कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ना कोई सॉलिड है, तो बीच में कुछ दूर तक तो हवा है, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहाँ तक हवा है, उसके बाद का जो अंतरिक्ष का एरिया है, स्पेस का एरिया है, वो उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो सूरज की रोशनी ज़मीन तक आ रही है, पृथ्वी तक आ रही है, वो हीट जो साथ में ला रही है, वो हीट का मोड क्या है? ट्रैवल किस मोड से कर रहा है? रेडिएशन मोड से ट्रांसफ़र
कर रहा है हीट को। तो हीट तीन तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, सॉलिड में कंडक्शन, हवा में कन्वेक्शन, और बिना कोई मीडियम के, बिना कोई किसी के ज़रिए अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो रेडिएशन मोड कहलाता है। टेम्परेचर कन्वर्सन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। अगर हम आपको 38 डिग्री सेल्सियस दे दिए तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। अगर पहला वाला फार्मूला यूज़ करना है, अगर फ़ारेनहाइट 98 दे दिए, एफ़ के जगह पे 98 दे दिए तो सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो 98 माइनस 32 इंटू 5/9। अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपको बुखार 100 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा वो निकालने के लिए अगर बोला जाए तो ये फार्मूला यूज़ करोगे। क्या करोगे, 100 एफ़ के जगह पे 100 पुट कर दोगे, 100 माइनस 32 इंटू 5/9। तो ये क्या दे देगा सेल्सियस में। आप घर में होमवर्क की तरह लिख के रखो। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 99 है या 98 है तो एफ़ के जगह पे 98 डालो या 99 डालो और -32 इंटू 5/9 करो तो आपको सेल्सियस में मिल जाएगा कि कितना सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर है। उसी तरह अगर 37 या 38 डिग्री सेल्सियस है आपका बॉडी टेम्परेचर तो यहाँ पे सेल्सियस डालो, इंटू 9/5 करो, प्लस 32 लिखो, तो फ़ारेनहाइट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको एक तरीका है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का, और ये फार्मूला याद रखना है। अगर नहीं भी याद है तो ये जनरली मोबाइल में होता है, गूगल में भी सर्च कर लोगे तो आपको कन्वर्सन मिल जाएगा। मोबाइल में डायरेक्ट कन्वर्सन का भी दिया रहता है। तो आपको ये इसके पीछे का मैथ्स कैलकुलेशन ये फार्मूला से सॉल्व होगा। स्पेसिफिक हीट एक अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है कि किसी चीज़ को हीट करने के पहला तो आप समझिए कि स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट किस चीज़ को हीट करने में कितना, गर्म करने में कितना हमको एनर्जी चाहिए, कितना 1 डिग्री अगर टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाना है तो कितना हीट चाहिए, वो है हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट जो होता है, हीट कैपेसिटी को अगर वाटर के हीट कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक हीट मिलता है। आम भाषा में अगर समझना है तो आप समझो कि वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा हीट लेता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में। मतलब अगर वाटर को 100 डिग्री से 101 डिग्री अगर करना है या 50 डिग्री से 51 डिग्री करना है तो सबसे ज़्यादा हीट वाटर लेगा, और इसके कंपैरिजन में मरकरी सबसे कम लेगा यहाँ इस टेबल के हिसाब से, है ना। तो वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हीट चाहिए। वाटर को 1 रखा गया, बाकी सब उसके कंपैरिजन में कम है। आयरन को भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कम हीट चाहिए, लेकिन पानी को 1 डिग्री खौलाने के लिए सबसे ज़्यादा हीट चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वाटर का वैल्यू है स्पेसिफिक हीट, और सबसे उससे कम आयरन भी है, जिंक है, ये सब कम है, कॉपर है, मतलब लोहा, जिंक, कॉपर, सब कुछ इससे कम है। पानी का स्पेसिफिक हीट सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पहले बताया कि ऑक्सीडाइजिंग ये कॉमन ऑक्सीडाइज़र होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है कहीं पे और ये ऑक्सीडाइज़र है तो आप मान के चलो कि ये ऑक्सीजन का काम करेगा। तो ऑक्सीजन नहीं भी है और ऑक्सीडाइज़र अगर प्रेजेंट है तो आग लगने का चांस है। मतलब आप समझो कि अगर फ्यूल रखा हुआ है और फ्यूल के जगह पे ये सारा केमिकल रखा हुआ है बगल में, तो पूरा चांस है कि आग पकड़ सकता है। थोड़ा सा भी दोनों में मिक्सअप हुआ और हीट मिला तो आग पकड़ लेगा, है ना। तो ये सब ऑक्सीडाइज़र कहलाता है, ये आग लगाने में ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। फ्लैश पॉइंट एंड इग्निशन पॉइंट आपको पहले बताए थे। फ्लैश पॉइंट और इग्निशन पॉइंट क्या होता है, सेकंड थर्ड लेक्चर्स में है, आप चेक कर सकते हो उसको। फ्लैश पॉइंट और इग्निशन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट कम होता है हमेशा, इग्निशन पॉइंट हायर टेम्परेचर होता है। एक बार डेफिनेशंस वहाँ से पढ़ दोगे समझ में आ जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलएफएल और लोअर फ्लेमेबल लिमिट
अपर फ्लेमेबल लिमिट। हर एक फ्यूल का एक लिमिट होता है, उसी लिमिट के बीच में अगर फ्यूल है तभी आग पकड़ेगा। मतलब ये एग्जांपल बता रहा है इथेनॉल इन एयर, हवा में इथेनॉल है। अभी एक सिंपल एग्जांपल लो, घर में एलपीजी गैस रहता है और कभी आपको लीकेज होता होगा तो स्मेल आपको फील हो जाता है कि हाँ एलपीजी गैस लीकेज हो रहा है कहीं से, जो खाना बनाने वाला गैस है वो कहीं से लीकेज हो रहा है। तो आप पकड़ लेते हो और उसको बंद कर देते हो, उसका नॉब को बंद कर लेते हो। अभी कभी लीकेज हुआ और आग पकड़ लिया, ऐसा कभी होता है? रेयरली, कभी बहुत रेयर केस में ऐसा कभी होता होगा। और कि लीकेज हुआ और आग तुरंत पकड़ लिया, नहीं पकड़ता है। क्योंकि हवा में जब तक वो लीकेज का क्वांटिटी लोअर फ्लेमेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा तब तक आग पकड़ने का संभावना नहीं है। समझो कि अगर इथेनॉल का बॉटल है और इथेनॉल का परसेंटेज 3.3% से ज़्यादा होगा तभी आग पकड़ेगा। मतलब हवा में अगर 2% इथेनॉल है तो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन कितना परसेंट रहेगा तो आग पकड़ने का चांस है? 3.3% से लेके 19% तक। 19% क्या हुआ? अपर फ्लेमेबल लिमिट। 19% अगर हवा में है इथेनॉल तो आग पकड़ेगा, लेकिन 20% हो गया अगर इथेनॉल तो फिर आग नहीं पकड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअली है और आपको समझना है कि अगर परसेंटेज बढ़ भी गया हवा में इथेनॉल का तो फिर आग नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? कि ऑक्सीजन उसके हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, तो आग शायद पकड़े भी तो तुरंत बुझ जाए। लेकिन ये केस हमेशा रिस्की होता है, ये कभी नहीं आना चाहिए कि 19% से ज़्यादा है और हम बचे हुए हैं, 20% है, 25% है और हम बचे हुए हैं। वैसा केस में रिस्की रहता है कि कभी भी ये 25% से कम हुआ और आग पकड़ सकता है। तो हमेशा मान लीजिए आपके घर में एलपीजी गैस लीकेज हो रहा है। एक सिंपल है, इथेनॉल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एलपीजी गैस से समझिए। एलपीजी गैस लीकेज हुआ, एलपीजी गैस का समझिए अभी ये वैल्यू एलपीजी का हम नहीं बता रहे, अभी के लिए एग्जांपल मान के चलिए 3.3% अगर एलपीजी गैस है तो आग पकड़ेगा। 3.3% से लेके 19% तक आग पकड़ेगा। 3.3% किस क्या बोलेंगे? लोअर फ्लेमेबल लिमिट। 19% को क्या कहेंगे? अपर फ्लेमेबल लिमिट। ये दोनों के बीच में अगर हवा में एलपीजी गैस लीक होके है तो ही आग पकड़ेगा। मतलब आपने महसूस किया कि एलपीजी गैस लीक हुआ और आपने गैस का नॉब बंद कर दिया तो आग नहीं पकड़ा। उस समय परसेंटेज कितना होगा एलपीजी गैस का हवा में? 3.3 से कम। समझ रहे? अगर 3.3 से ज़्यादा होता तो आग पकड़ लिया होता। समझे बात? तो 3.3 से कम था और आपने नॉब को बंद कर दिया। अभी आपने घर से बाहर कहीं गए हुए हैं और गलती से कहीं चूहा काट दिया है आपका नॉब को गैस के, और आपने गैस लीकेज होना चालू हो गया आपके रूम में। ठीक है, रूम आपका पूरा पैक है, कहीं से खिड़की से कहीं से कुछ निकलने का, गैस निकलने का चांस नहीं है। तो क्या होगा? शुरू में 0% होगा, फिर लीकेज बढ़ते बढ़ते 3.3% तक पहुंच जाएगा। 3.3 और लीकेज होगा, 4%, 5%, 19% तक पहुंच जाएगा। ये दोनों के बीच में अगर परसेंटेज में कोई गलती से लाइटर मार दिया तो आग पकड़ लेगा। लेकिन लीकेज होता रहा, रूम से बाहर गैस नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा? रूम में कंसंट्रेशन बढ़ के 25, 30%, 40% इतना हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच गया है ना। और उसके बाद किसी ने लाइटर मारा तो आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे है, अपर फ्लेमेबल लिमिट से ऊपर है। तो अगर अपर फ्लेमेबल लिमिट से ऊपर अगर ईंधन है या कोई गैस है ना, या फ्यूल है, तो फिर आग नहीं पकड़ेगा। तो आग, ये दोनों लोअर फ्लेमेबल और अपर फ्लेमेबल के बीच में ही आग पकड़ता है। और ये दोनों से अगर बाहर कर देंगे कंसंट्रेशन
तो आग नहीं पकड़ेगा। तो हमारा कोशिश क्या रहेगा कि अगर रूम में गैस लीकेज हो रहा है तो हम 3.3% से कम रखें, तुरंत नॉब को बंद कर दें, है ना। ये नहीं कि और लीकेज करके बढ़ा दें और उसको 19 से ऊपर कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। क्या अगर 19 से ऊपर करके रखते हैं तो क्या रिस्क है? अगर मान लीजिए हम 25% करके रखते हैं लीकेज, तब तो हम खुश हैं कि 25% में तो आग पकड़ेगा नहीं, घर में गैस ही गैस रहेगा, एलपीजी गैस 25% रहेगा। लेकिन वैसा केस में 25% को कभी भी 19% होने में टाइम नहीं जाएगा। कैसे नहीं टाइम जाएगा? थोड़ा सा भी आप गेट खोले तो जो 25% रूम में गैस था वो बाहर निकल गया 5%, और तुरंत अगर 5% बाहर निकल गया गेट खोलते के साथ, तो आपका तुरंत 18% में आ गया, 19% में आ गया, 20% के अंदर हो गया, 19%। अगर 7% बाहर निकल गया या 8% या 10% बाहर निकल गया उसमें से, तो आपका तुरंत परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा परसेंटेज करके रखे हुए हैं तो हमेशा रिस्क इन्वॉल्व है कि कहीं से भी अगर वो रूम से बाहर हो गया तो तुरंत वो परसेंटेज डाउन हो सकता है। तो इसलिए सेफ क्या है, हमको इस जोन में रखना है। हमको जो फ्यूल का परसेंटेज है हमेशा इस जोन में रखना है। तो हर एक चीज़ का लोअर फ्लेमेबिलिटी से अपर फ्लेमेबिलिटी के बीच में अगर रहेगा ईंधन का परसेंटेज हवा में, तभी वो आग पकड़ेगा। कभी आश्चर्य लगता है कि हम ज़्यादा डाल के भी हम आग नहीं बचा सकते हैं आग से। हर एक चीज़ का अपर से लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट होता है। एसिटिलीन का 2.5% से अगर कम है हवा में, ये एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। एसिटिलीन अगर हवा में 2.5% से कम है तो आग नहीं पकड़ेगा, और अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट 100% तक है, मतलब हवा में खाली एसिटिलीन रहेगा तो भी आग पकड़ लेगा। समझ रहे हो बात? कार्बन मोनोऑक्साइड 12% में है, 12.5% से कम है हवा में तो आग नहीं पकड़ेगा। 74% से ज़्यादा है तो भी आग नहीं पकड़ेगा। मतलब ये दोनों के बीच में अगर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का हवा में परसेंटेज, तो उसमें आग पकड़ने का चांस रहेगा। आग पकड़ने का मतलब आप लाइटर मारोगे तभी आग पकड़ेगा। हवा में 3 चीज़ होना चाहिए: हवा, फ्यूल और हीट कहाँ से आएगा? लाइटर से, माचिस के तिल्ली से। इनिशियल हीट आपको देना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल हवा में 3%, 3.3% मिनिमम होना चाहिए तभी आग पकड़ेगा। 19% मैक्सिमम रहेगा तभी आग पकड़ेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर आग नहीं पकड़ेगा। फ्यूल ऑयल 0.7 से 5% के बीच में ही आग पकड़ेगा, 5% ज़्यादा रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगा। गैसोलीन 1.4 से 7.6, मीथेन 5% से 15%, प्रोपेन 2.1 से 9.5%। मतलब आप देखोगे कि जितना फ्यूल है सबका अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट काफ़ी कम है, 19, 5, 7, 15, 9, इसी रेंज में। ये वाला रेंज देखो बहुत कम है। मतलब इससे अगर ज़्यादा परसेंटेज हवा में रहेगा ये सब फ्यूल का, तो आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन एसिटिलीन का 100% भी हवा में रहेगा तो आग पकड़ने का चांस है। आई होप कि ये वाला चीज़ काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, और ये दोनों के बीच में फ्लेमेबल मिक्सचर बोलते हैं इसको। आग पकड़ने वाला मिक्सचर मतलब हवा में फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो इतना है कि आग पकड़ने के लायक है, तो इसको बोलते हैं फ्लेमेबल मिक्सचर। तो ये लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट का लाइन है, ये अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट का लाइन है। ये फ्यूल कंसंट्रेशन है, परसेंटेज बता रहा है ना, और ये टेम्परेचर बता रहा है। तो शुरुआत में देखिए आप, शुरुआत में जब 0 डिग्री है, या रूम टेम्परेचर पे देखिए आप, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है। 25 डिग्री में ये लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट वाला पॉइंट है। मान लीजिए फ्यूल कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर जाएंगे तो 5% मान लीजिए, अपर वाला 15%, मतलब 15% के ऊपर रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगा, 5% से नीचे रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये लाइन नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट का जो लाइन है वो नीचे आ रहा है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे आप देखोगे कि
कम परसेंटेज पे भी आग पकड़ लेगा। ये रीजन जो है, ये दोनों लाइन के बीच वाला रीजन जो है वो आग पकड़ने वाला रीजन है, ये रीजन। तो आप देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये जो लाइन है ये एरिया बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आपका हायर टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट बहुत कम हो गया। मतलब यहाँ पे आके तो ऑलमोस्ट ज़ीरो को टच कर गया, ये लाइन नीचे आके ज़ीरो को टच कर गया। मतलब थोड़ा सा भी अगर फ्यूल है तो आग पकड़ सकता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट बहुत कम हो गया। तो आग पकड़ने का चांस, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो अगर हवा में 0.1% भी अगर फ्यूल है तो आग पकड़ लेगा, है ना। उसी तरह अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट भी ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हवा में ऐसा नहीं है कि 100% भी रहेगा तो आग पकड़ लेगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आग पकड़ने का चांस बढ़ जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम रहेगा इधर आग पकड़ने का चांस कम होगा, क्योंकि ये रीजन, ये जो आग पकड़ने वाला है ये पतला है। तो ये धीरे धीरे चौड़ा हो रहा है ना, ये चौड़ा हो रहा है, ये लाइन चौड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे ये एरिया कम है। तो आपको ये लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट और अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट इसी के बीच में आग पकड़ेगा, उसके बाहर आग नहीं पकड़ेगा। ये आपको ग्राफ बता रहा है। थैंक यू, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।